In this session, we will discuss about beta oxidation of fatty acids. Beta oxidation means breakdown of fatty acids. फास्टिंग स्टेट में ही होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और एटीपी लेवल जब बॉडी में कम हो उस टाइम फैट्स की ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड्स की। अब ये मेजर पाथवे होता है कैटाबॉलिज्म का, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है और इसमें क्या होगा, फैटी एसिड्स में से टू कार्बन यूनिट हर साइकिल में रिमूव होते हैं और इसमें क्या ये मेजर हार्ट में होती है और स्केलेटल मसल्स में होती है। इसके स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें पहला जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्री फैटी एसिड्स की। जो लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड्स होती हैं वो सेल के अंदर एंटर होती हैं और ये सेल के अंदर एंटर होंगे थ्रू फ्री फैटी एसाइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू। अब ये साइटोसोल में पहले एंटर होंगे और फिर जब साइटोसोल में एंटर हो जाएंगे, अब ये इनएक्टिव फॉर्म होती है फैटी एसिड की, तो इनकी पहले एक्टिवेशन की जाती है बाय एंजाइम असाइल को ए सिंथेटेस, इसे हम थायोकाइनेस भी कहते हैं। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये वाला एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करवाएगा, को एंजाइम ए को लॉन्ग चेन फैटी एसिड में ऐड करवाएगा और साथ ही उसमें ऐड करवाएगा और ये क्या करेगा, एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करेगा और उसकी फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म बन जाएगी लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को ए। अब ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंटर हो जाएगा। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जब ये फैटी एसाइल को ए एंटर होगा, अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक और भी प्रोटीन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं CPT1 प्रोटीन। CPT1 कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेज प्रोटीन 1 होती है। ये क्या करती है, ये फैटी एसाइल में से को रिमूव करवाती है और कार्निटीन को अपने साथ इसके साथ बाइंड करवाती है। अब कार्निटीन जब फैटी एसाइल के साथ ऐड होगा तो वो बन जाएगा लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटीन और कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, जब लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कार्निटीन जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और अंदर जाकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है CPT2 प्रोटीन। ये प्रोटीन का रिवर्स सेक्शन होता है CPT1 से। ये क्या करती है, कार्निटीन को रिमूव करवाती है और कोएंजाइम ए को दोबारा से फैटी एसाइल को ए के अंदर ऐड करवाती है। अब जो कार्निटीन प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसलोकेज एंजाइम के थ्रू दोबारा से बाहर चली जाती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो इसको हम बोलते होते हैं कार्निटीन शटल। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास मेलोनाइल को ए होता है ये जो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। तो मेलोनाइल को ए जो होता है ये इनहिबिट करता है CPT1 को। CPT1 की जब इनहिबिशन होगी तो ये फैटी एसिड्स को अंदर ही नहीं आने देगी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसकी वजह से उनकी ब्रेकडाउन भी नहीं होगी। फिर सेकेंड हमारे पास ACC एंजाइम होता है। ये भी फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज़ होता है और इसमें क्या होगा, जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो थायोकाइनेस की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब हमारे पास कार्निटीन के सोर्सेज आते हैं। ये डाइट से लेते हैं, लिवर और किडनी में लाइसिन मेथियोनिन के थ्रू और 97% ये स्केलेटल मसल्स में होता है और हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर होते हैं मसल्स और किडनी में। कार्निटीन के OCTN2 ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उन्हें कार्निटीन की ज़रूरत नहीं होती है एंट्री के लिए। फैटी एसाइल को ए वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया हुआ है। अब इसके रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, असाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, FAD को FADH2 में कन्वर्ट करेगा और 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन, जिसकी वजह से हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ वाला बीटा कार्बन, तो इन दो अल्फ़ा बीटा में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका यहाँ बन जाएगा ट्रांस 2 इनॉयल को ए। इनॉयल मीन इनॉयल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड इथीन ग्रुप और साथ कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है ये ट्रांस पोजीशन में लगे होते हैं, तो इसी वजह से ट्रांस 2 इनॉयल को ए बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, 2,3 इनॉयल हाइड्रेटेज एंजाइम एक्ट करता है और ये वाटर की एडिशन करवा देता है। अब वाटर की एडिशन जहाँ पर डबल बॉन्ड बना था वहाँ पर ही होगी। OH ग्रुप जो है हमारे पास वो लग जाएगा CH बीटा कार्बन पे और अल्फ़ा कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा और अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप हमारे पास आ गया, तो बनेगा क्या, 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए।
अब इसके बाद जो स्टेप है वो फिर ऑक्सीडेशन वाला स्टेप होता है। इसमें भी क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेस 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट करेगा। यहाँ पर NAD यूज़ होता है। NAD एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा। NAD को NADH में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बीटा कार्बन में से ही OH भी रिमूव किया हाइड्रोजन भी रिमूव किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वाला, और हाइड्रोजन दूसरा जो कार्बन के साथ होता है वो भी रिमूव किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और 3 कीटो असाइल को A बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 कीटो असाइल को A जब बनता है फिर थायोलेज इंजाइम आता है। ये इंजाइम क्या करेगा, को इंजाइम A को ऐड करवाएगा और ये क्या करेगा, जो बीटा कार्बन होता है यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करवा देता है। अब क्या होगा कि हमारे पास एक सब यूनिट फैटी असाइल को ए बन जाएगा जिसके साथ कोई लॉन्ग चेन अटैच होगी, और दूसरा हमारे पास 2 कार्बन एसिटाइल को ए बन जाएगा। जो 2 कार्बन एसिटाइल को ए बनता है ये फिर और साथ फैटी असाइल को ए बनता है। इनकी फेट ये होती है कि जो फैटी असाइल को ए होता है ये क्या करेगा, अब ये ना इसमें 2 कार्बन नंबर कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट कार्बन। तो अब इस क्या होगा कि ये दोबारा से सब स्टेप्स को फॉलो करेगा। जो एसिटाइल को ए है ये क्या करेगा, ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट होती है हमारी ऑक्सीडेशन की। जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा वहाँ से एनर्जी मिलती है। अब ये जो सब रिएक्शंस है इनके लिए एक निमोनिक है OHOT, ओ हॉट। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर T4 थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है। अब इस पूरे साइकिल में 2 कार्बन एटम कम हो गए हैं। अब इसके बाद हम एनर्जी फेट देखते हैं कि अगर हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड है और वो उसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें कितने एसिटाइल को ए प्रोड्यूस होंगे, वो होंगे N/2 मींस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जितने होंगे उसके हाफ हमारे पास एसिटाइल को ए प्रोड्यूस होंगे, मीन 8 प्रोड्यूस होंगे अगर 16 कार्बन फैटी एसिड है। और नंबर ऑफ़ बीटा साइकिल्स कितने होंगे, बीटा साइकिल्स के जो वो होंगे N/2 -1 मीन्स 7 साइकिल होंगे। यहाँ पर बीटा जो स्टेप्स हैं बीटा साइकिल्स इतनी होंगे। अब हर साइकिल में क्या होगा, एक FADH और एक NADH बनते हैं। 7 साइकिल्स होंगे तो 7 FADH और 7 NADH बनेंगे। हमारे पास 8 एसिटाइल को ए बन रहे थे तो ये 8 एसिटाइल को ए फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाती हैं। तो एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या होता है, 3 NADH बनते होती हैं और एक FADH बनता है और एक ही ATP बनता है। लेकिन 8 एसिटाइल को ए होंगे तो 3 × 8 24 NADH बनेंगे, 8 FADH बनेंगे और 8 ही ATP बनेंगे। ओके, अब हमें पता है कि जो एक NADH होता है वो क्या करता है, वो 3 ATP को प्रोड्यूस करता है। तो 31 NADH जो हैं वो 93 ATP प्रोड्यूस करेंगे। अब ये 31 कैसे हुए, 24 NADH हमें एसिटाइल से मिल गए और 7 NADH हमें वो बीटा साइकिल से मिल गए तो 93 हो गए। FADH 15 होंगे, 8 FADH क्रेब से और 7 FADH साइकिल से मिल गए। ओके, फिर हमारे पास 8 ATP टोटल प्रोड्यूस होंगे जो कि क्रेब साइकिल के ही 8 क्रेब साइकिल होंगे तो उससे 8 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो ग्रॉस हमारे पास जो आ जाएगा वो 131 ATP बन जाएंगे। लेकिन हमें याद है कि एक ATP जो है वो एक्टिवेशन के लिए यूज़ हुआ था फैटी एसाइल को ए की जब एक्टिवेशन की थी फैटी एसिड की, तो एक उसमें यूज़ हुआ था। तो अब नेट जो हमारे पास होगा वो 130 ATP हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं ओर्टसीन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन। ओर्टसीन में क्या होगा कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो लास्ट पर हमारे पास 2 कार्बन यूनिट नहीं बचता। अब लास्ट पर हमारे पास बचेगा 3 कार्बन फैटी एसिड बचता है और वो होता है प्रोपियोनाइल को ए। अब ये जो प्रोपियोनाइल को ए होता है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसको बायोटिन एज अ को एंजाइम रिक्वायर होता है। ये क्या करता है, ये ATP को ADP में कन्वर्ट करेगा और ये बना देगा हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल को ए। मिथाइल मेलोनाइल को ए की पहले डेक्स्ट्रो फॉर्म होती है जो कि बाद में लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास इसी पर एक एंजाइम एक्ट करता है मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेस। ये क्या, और इसके लिए विटामिन B12 की एज अ को एंजाइम यूज़ होता है। और सक्सिनाइल
CO बनता है। अब सक्सीनाइल CoA जब बनता है वहाँ से फिर ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। अब पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जा रहा है और ऑक्सैलो एसीटेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, मलेट में कन्वर्ट होगा, मलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट, वही ऑक्सैलो एसीटेट मलेट शटल हम पढ़ के आए हैं, ये होगी और फिर पेप्सी के एंजाइम एक्ट करेगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनेगा और उससे आगे फिर हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा दी सक्सीनाइल CoA ने। एक और सक्सीनाइल CoA का पाथवे ये होता है कि ये हीम पोरफायरिन्स में जो हीमोग्लोबिन होती है ये उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होता है सक्सीनाइल CoA। और दूसरा सक्सीनाइल CoA जो होता है ये यहाँ से हमें ATP भी मिलती होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोक्सीसोम्स में जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है। जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, जिनकी कार्बन नंबर 22 से ज़्यादा होते हैं, उनके प्रीलिमिनरी जो ऑक्सीडेशन प्राइमरी स्टेप्स होते हैं ना, शुरू वाले स्टेप्स, वो हो रहे होते हैं प्रोक्सीसोम्स में। और जो बाकी जो फिर शॉर्ट चेन फिर बच जाती है वो फिर स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब होगा क्या, हमें पता है जो प्रोक्सीसोम्स है ना, ये साइट होती है सिंथेटेसिस की, यहाँ पर सिंथेटेस एंजाइम काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो होगा क्या, जो फैटी एसाइल CoA होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसाइल CoA होगा, वो एंट्री का होगा प्रोक्सीसोम में। और प्रोक्सीसोम में फिर FAD फर्स्ट स्टेप जो होता है FAD से FADH2 ऑक्सीडेशन वाला स्टेप होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम होता है प्रोक्सीसोम में जिसको कहते हैं एसाइल CoA ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये H2O2 की प्रोडक्शन करवाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाता है और FADH2 को भी FAD में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें जो FADH2 से एनर्जी मिलनी थी अब वो नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर एनर्जी नहीं मिलेगी। अब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, ये कैटालिस एंजाइम के थ्रू इसकी ब्रेक डाउन होती है। कैटालिस एंजाइम भी प्रोक्सीसोम में होता है, वो इसकी करवा देंगे, ब्रेक डाउन करवा देंगे। तो यहाँ से फिर हमारे पास वाटर बन जाएगा और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। फिर होता है प्रोक्सीसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं जैसे कि ब्रांच चेन फाइटेनिक एसिड। अब ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये जो फाइटेनिक एसिड होता है इसका जो बीटा कार्बन होता है ना, बीटा कार्बन पे हमें पता है यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिजिबल नहीं है कि इस पर एंजाइम एक्ट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन की हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी जाती है। हाइड्रोक्सिलेशन अल्फ़ा कार्बन की करवाई जाती है बाय फेटोनाइल CoA अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। और फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। अल्फ़ा कार्बन पे ब्रेक डाउन होगी। फिर क्या होगा, जो रिमेनिंग 15 चेन कार्बन होंगे ना, उनको फिर ऑक्सीडाइज करके प्रिस्टेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रिस्टेनिक एसिड फिर फर्दर CoA डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा और फिर फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन होगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे पास ये ना अल्फ़ा कार्बन को हमने पहले रिमूव करवाया, ठीक है, इन दोनों अल्फ़ा कार्बन से ब्रेक डाउन करवाई, फिर हमारे पास बच गया CH3। अब हमारे वाला जो बीटा कार्बन था वो अब हमारे पास अल्फ़ा कार्बन बन जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा बीटा कार्बन बना है ये फ्री होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो फिर फर्दर इससे ऑक्सीडेशन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवा ली जाती है।